नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध कहानी लंका विजय के बाद राम राज्य के ऊपर बतला रही हूँ। व्यंग्य कथा है। तो जीवन की उमंग, उल्लास और ऊर्जा हास्य और व्यंग्य में ही है। जो जाति हास्य और व्यंग्य में पिछड़ गई वह किसी भी विषय में आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। ब्रिटानिया विश्वकोश में व्यंग्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि व्यंग्य वह रचना है जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, विचार या भावना के निहित अंतर्विरोधों को खोलकर रखती है और उसके द्वारा एक सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती है। कथा साहित्य में हास्य और व्यंग्य पक्ष पर सामान्य दृष्टिपात करने से जो निराशा उत्पन्न होती है उसका थोड़ा परिहार इधर की कतिपय रचनाओं से हो जाता है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में यह लक्षित किया है कि भारतेंदु युग के बाद हास्य और व्यंग्य का क्षेत्र जो था वो संकुचित होता गया और दूसरे तीसरे उत्थान की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत गंभीरता की ओर रही। 1930 के आसपास जीपी श्रीवास्तव आदि जो हास्य रचनाएं कर रहे थे वे एक तो साहित्यिक स्तर की न थी और दूसरे उनका हास्य बहुत ही कमजोर स्तर का था। प्रेमचंद जी ने बहुत ही ठीक लिखा था कि हास्य और व्यंग्य का विषय साधारण और कमजोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़े भाई साहब, मोटर के छींटे, नशा जैसी कहानियां लिखकर यह सिद्ध किया था कि साहित्यिक हास्य व्यंग्य का विषय और स्वरूप कमजोर नहीं होता। यह परंपरा उग्र और यशपाल जी में निश्चित रूप से विकसित हुई। आज़ादी के बाद चूंकि हास्य और व्यंग्य का और भी अधिक व्यापक क्षेत्र उपस्थित हुआ, इसलिए यह स्वाभाविक ही माना जाएगा कि इस क्षेत्र में नई और अपेक्षाकृत सही प्रतिभाओं ने प्रवेश किया। हास्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अंतर्विरोधों के प्रति किसी प्रकार की कटुता जो है वो उत्पन्न नहीं होती। वस्तुतः हास्य लेखक अंतर्विरोधों में रस लेता है और उन अंतर्विरोधों से मानसिक अथवा भावनात्मक प्रसादन करता है। व्यंग्य का क्षेत्र अपेक्षाकृत जटिल है। व्यंग्यकार की दृष्टि जो है अपेक्षाकृत अधिक तीक्ष्ण, नैतिक रूप से उन्मुख और अंतर्विरोधों के प्रति सचेत होती है। वह अंतर्विरोधों के उन क्षेत्रों को केवल लक्षित नहीं करता बल्कि उन्हें उद्घाटित भी करता है। इस क्षेत्र में नए लेखकों में श्री परसाई जी निश्चित रूप से विशिष्ट लेखक हैं। इनकी रचनाओं का क्षेत्र राजनीतिक सामाजिक तो है ही, सामान्यतः जातीय क्षेत्र है। समकालीन जातीय जीवन के विविध क्षेत्रों पर लिखे गए व्यंग्य फीचर है इनकी कथाकृति जैसी छोटी कहानियां और व्यक्तिगत निबंध उनकी प्रतिभा का विस्तार दिखलाते हैं। लंका विजय के बाद एक व्यंग्य रूपक है। यह रूपक पौराणिक कथा के ब्याज से आधुनिक घटनाक्रमों और इसके परिणामों की व्याख्या करता है। रामायण की कथा है कि लंका विजय के बाद वानर सेना सहित श्री राम अयोध्या लौटे। यह कथा यहीं समाप्त होती है, पर किसी सचेत व्यंग्य लेखक के लिए यह कथा सादृश्य और विस्तार की संभावनाएं रखने वाली है। भारत की आज़ादी एक ऐसा ही सादृश्य मूलक और परिवर्तित होता हुआ क्षेत्र है जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राजनीतिक अवसरवाद, जातिवाद और सत्ता लोलुपता जैसे दुर्गुण प्रायः उभरकर सामने आते हैं। सामयिक इतिहास का यह केंद्रीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र किसी भी व्यंग्य लेखक के लिए रचनात्मक क्षेत्र माना जा सकता है। कल्पना और रचना धर्मी चेतना इस संवेद्य क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और वहां से अंतर्विरोधों के सही मुकाम तक पाठक को ले जाती हैं। परसाई जी ने पौराणिक कथा शैली की संपूर्ण नाटकीयता के साथ याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद के द्वारा लंका विजय के बाद की यह कथा कही है। कथा संक्षेप में यही है कि वानर अयोध्या लौटकर अपने सहयोग का प्रतिदान चाहने लगे। अन्य लोगों की तरह उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। उन्होंने राम रावण के संहारक युद्ध में बहुत कष्ट झेले थे, बलिदान किया था। फलतः अयोध्या आकर वे शासकीय पदों के लिए हल्ला करने लगे।
आधुनिक स्थिति से इस विडंबना की संगति बैठाने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होती। विस्तार से लेखक ने यह दिखलाया है कि किस प्रकार जो बंदर है युद्ध के घाव दिखाकर पद की योग्यता सिद्ध करते थे। बंदरों का बनाया हुआ घाव मुहावरों में भी प्रसिद्ध है। इस बंदर सेनानियों ने घाव बनाए और दावे किए। एक बंदर तो इसलिए कुलपति बनना चाहता था कि आश्रमों से वह अपना आद्य साहचर्य सिद्ध करता है और यह बताता है कि आचार्य का कमंडल लेकर वह कई बार पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। निश्चित रूप से हास्य और व्यंग्य का यह सहचारी रूप इस रूपक कथा को बहुत ही प्रभावशाली बना देता है। रूपकों और अन्योक्तियों का कार्य धार्मिक और नैतिक उपदेश देना होता है, किंतु आधुनिक कथा रूपक केवल धार्मिक नैतिक उपदेश देने के लिए नहीं लिखे जाते, बल्कि इन क्षेत्रों के संकटों को उभार कर रखने के लिए लिखे जाते हैं। यह व्यंग्य कथा समकालीन भारत के नैतिक संकट की कथा है और इस दृष्टि से यदि यह व्यंग्य है तो इसका ऐतिहासिक महत्व है। यदि व्यंग्य के साथ इसमें हास्य की क्षमता भी है तो निश्चित रूप से यह रूपक अधिक दूरगामी और अन्योक्तिपूर्ण है। परसाई जी की कथा शैली और भाषा जो है वो सामान्य लेखकों या समकालीन लेखकों के बीच सबसे अलग अपने आप को सिद्ध करती है। जैसी निष्कलुष गद्य भाषा और शैलीगत विविधता इनके व्यंग्य लेखों में है, वैसी अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ती। गद्य की लगभग सभी शैलियों में लिखने का श्रेय परसाई जी को है। ऐसा संपन्न और ढांचेदार गद्य हिंदी के व्यंग्य लेखकों में दो ही लेखक लिख पाते हैं, श्री परसाई और श्री लाल शुक्ल। परसाई जी की गद्य शैली में विविधता इसलिए है कि उनकी भाषा अधिकार के साथ इन शैलियों में प्रकट होती है। लंका विजय के बाद की भाषा में जहाँ पौराणिक संवाद शैली की विशेषताएं मिलती है, वहीं प्रसंगों की भाषा अत्यंत सरल और हास्य की क्षमता वाली भाषा है। दृश्य और अनुकरण रेणु की भाषा की भी विशेषता है और परसाई जी में भी ये विशेषता हमको देखने को मिलती है। भाषा की भी विशेषता जैसे होती है तो परसाई की भाषा में दृश्य की जगह कार्यों की जो भाषा है, दृश्य की जगह कार्यों का अनुकरण करती है। और यहाँ पे देखिए परसाई जी जैसे दिखाते हैं कि बानरों के क्रियाकलाप में जिस विवरण की भाषा का प्रयोग परसाई जी ने किया वह हिंदी में असमतुल्य है। संक्षेप में हम यह कहना चाहेंगे कि लंका विजय के बाद चाहे व्यंग्य फीचर हो या व्यंग्य कथा हो, यह एक अत्यंत सामयिक और अन्योक्तिपूर्ण रचना है। ऐसी ही रचनाएं पश्चिम में लैम्पून के नाम से पुकारी जाती हैं और इनका उद्देश्य अंतर विरोधों से युद्ध करना होता है। एक पश्चिमी लैम्पून के लेखक ने तो लिखा है, जब कमजोर मजबूत पर हमला करे तब व्यंग्य की शक्ति उत्पन्न होती है। यही दृष्टि संपन्नता व्यंग्य की अंतरात्मा है और अच्छा लेखक इसी भारतीय अंतरात्मा से परिलक्षित होता है। धन्यवाद।